नमस्कार, मैं हूं दीपिका एसलिंगडॉ। एपेक्स न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। एक सस्पेक्टेड लव जिहाद अबडक्शन केस शिलोंग में सामने आया है, जहां एक स्थानीय निवासी ने आरोप लगाया है कि असम का एक लड़का उनकी बेटी को लेकर भाग गया। पिता के मुताबिक आरोपी, जो कोकराझार के फकीराग्राम का रहने वाला बताया जा रहा है, बिना किसी सहमति के उनकी बेटी को ले गया। पिता ने कहा कि वो शिलोंग और असम के कई पुलिस स्टेशन का चक्कर काट रहे हैं अपनी बेटी की तलाश में। उनका ये भी आरोप है कि पूरी जानकारी होने के बावजूद असम पुलिस ने आरोपी को पकड़ने में कोई खास कदम नहीं उठाया है। सब कोशिशें थक जाने के बाद पिता ने अब असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा से मदद की अपील की, ताकि उनकी बेटी को ढूंढने और वापस लाने में सहायता मिले। सर, आप ये बताइए कि आपकी जो लड़की जो गायब हुई है जी, अगर मान लीजिए जैसे आपने बता रहे कि वो बालिग है ना, बालिग है, लेकिन आप क्या चाहते हैं कि लड़की को एक बार मिलकर उससे कंफर्म करना चाहते हैं? हम इतना ही चाहते हैं, उनका बाप होने के नाते, जो मेरा बेटी कहाँ पे है, किस हाल में है, उसको कहाँ पे लेके रखा गया है, ये हम देखें एक बार उसको, जो उसका पूछें क्या विचार है, क्या राय है, वो आने चाहती है कि नहीं, उसको जबरदस्ती रखा गया है भी या क्या, तो हम लोग कुछ पता नहीं। अगर एक बार मिल जाए तो उसको पूछ करके हो सकता है कल परसों वो भी उसका खुशी से रह भी जाता है वहाँ। अच्छा, तो अगर आपकी लड़की बालिग है तो वो बोल दे कि मैंने अपनी मर्जी से शादी किया है, तब आपको कोई आपत्ति होगी? नहीं, तो उसको मिल मिलाप करके कुछ उसका लिए सिस्टम तो करके आने होगा। बेटी मेरा है, अभी इतना साल से लिखाया पढ़ाया यहाँ तक पहुँचाया, हाँ, क्योंकि वो इतना नादान भी तो नहीं है, वो लिखा पढ़ा लड़की है और डिग्री कंप्लीट किया लड़के तो बुर्बक नहीं हो सकता है। अभी आपका प्रायोरिटी है कि पहले आप उस लड़की से एक बार मिलना चाहते हैं? हाँ, वो मेरा लड़की से मैं एक बार मिलना चाहती हूँ, एक बार देखना चाहती हूँ किस कंडीशन में, कहाँ में है या नहीं, वो भी पता नहीं मुझे तो। हाँ, क्योंकि लड़का का खानदान सब फरार है और कुछ मिलने का कुछ मौका नहीं मिल रहा है। उस लड़के का नाम क्या है आप जरा बताएं? मेरे लड़की का नाम है अनीसा प्रधान। नहीं, आपकी लड़की का नाम अनीसा प्रधान है, लेकिन उस लड़के का नाम क्या है? लड़के का नाम हमीदुल इस्लाम, लड़का का नाम। कभी आप मिले हैं उस लड़के? नहीं, कभी देखा नहीं लड़का को। और उसका इंस्टाग्राम का जो हिसाब से फोटो मिला हम लोग को, नाम मिला, उनका गाड़ी मिला, उनका नाम है ये रमजान अली। अच्छा। हाँ, और उसका दीदी का नाम है बेगम, जोहरा बेगम कुछ बोल नाम है। अच्छा, ठीक है। तो, अच्छा, आप ये बताइए कि आप हेमंत बिस्वा शर्मा जो चीफ मिनिस्टर है असम के, उनसे आप क्या अपील करना चाहते हैं? नहीं, अपील करना चाहते हैं हम शर्मा साहब से, हम जो मेरा बेटी का कहीं कुछ पता लगा सके या कुछ मदद मिले हमको, जो मेरा बेटी से मिल सकते हैं हम लोग। उसका माँ भी रो रो के बुरा हाल है, बीमार पड़ गया भी ना, उसको संभालो ना अपना बेटी को ढूंढो। इतना दिन से मैं ढूंढते जा रहा हूँ, महीना से पार हो गया, अभी तक भी ढूंढ रहा हूँ, लेकिन बेटी का कुछ अता पता नहीं चला। ठीक है, तो आपने देखा, मैं अपने चैनल के माध्यम से असम के जो सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा, उनसे कहेंगे कि आप जो कोशिश कर रहे हैं वो वेल डन है, लेकिन वो कोशिश आपकी जो कुछ जिले की जो कुछ पुलिस है, जैसे कि कौन से कोकराझार बता रहे हैं? कोकराझार डिस्ट्रिक्ट है, कोकराझार डिस्ट्रिक्ट है, जैसे कि इन्होंने बताया कि कोकराझार डिस्ट्रिक्ट में गए, फकीराग्राम में गए थे, लेकिन वहां के पुलिस ने पैसे तो अगली पार्टी से ले लिया है और पैसा इनसे भी लिया, लेकिन उन्होंने काम नहीं किया, बस लिपापोती कर। हालांकि उस पुलिस डिपार्टमेंट से उस लड़की के साथ उस लड़के का फोटो भी इनको उस पुलिस ने सौंपा। आप समझिए, सारा खबर है उस पुलिस डिपार्टमेंट को, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी लड़की से मुलाकात नहीं हुई। आप समझिए किस तरह का काम चल रहा है। तो मैं हेमंत बिस्वा शर्मा जी से यही कहना चाहूंगा कि आप सिर्फ कार्रवाई कीजिए और उस जिले के पुलिस को जिन्होंने ऐसा काम किया है, आपके सामने सबूत है,
और हम बाकी सारे सबूत भी देंगे। इसके साथ ही मैं ये बोलना चाहिए कि उस एरिया का पुलिस को आप जरा खबर लीजिए और उन तक इनकी लड़की कहाँ है उनसे मिलने में इनका मदद कीजिए। धन्यवाद। इजराइल सरकार ने रविवार 23 नवंबर 2025 को एक सिग्निफिकेंट वाइड स्केल इनिशिएटिव को मंजूरी दी है, जिसके तहत उत्तर पूर्वी भारत के नई मिनाशे समुदाय की अलिया इमिग्रेशन पूरी की जाएगी। ज्यूइश एजेंसी फॉर इजराइल ने बताया कि इस फैसले के तहत लगभग 5,800 लोगों को 2030 तक इजराइल लाया जाएगा, जिसमें 1,200 लोगों को 2026 में ही अप्रूव किया जा चुका है। ये पहली बार होगा जब ज्यूइश एजेंसी पूरे प्री इमिग्रेशन प्रोसेस को लीड करेगी, एलिजिबिलिटी इंटरव्यू से लेकर फ्लाइट्स ऑर्गेनाइज करने तक और उनकी अब्जॉर्प्शन तक। इसकी पूरी योजना के लिए 90 मिलियन शिकील्स या फिर 27 मिलियन US$ का स्पेशल बजट एस्टिमेट किया गया है, जिसमें फ्लाइट्स, कन्वर्जन क्लासेस, हाउसिंग, हिब्रू लेसन्स और अन्य बेनिफिट्स शामिल है। रिसर्च के लिए सरकार ने फैसला किया है कि 100 इंजीनियरिंग कॉलेजेस में लेबोरेटरीज बनाने के लिए 1 करोड़ रुपए का फंडिंग दी जाएगी। इससे अंडर ग्रेजुएट माइनर प्रोग्राम्स को पढ़ाने में मदद मिलेगी। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST के सेक्रेटरी प्रोफेसर अभय करंदीकर ने IIT बॉम्बे में एक इवेंट के दौरान ये घोषणा की। उन्होंने बताया कि 500 से ज्यादा प्रपोजल्स आए हैं, जिसमें से लगभग 100 चुने जाएंगे। DST अब क्वांटम एल्गोरिथम्स टेक्निकल ग्रुप बनाने की योजना भी कर रहा है, ताकि रिसर्च और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में स्टार्टअप्स को सपोर्ट मिल सके। Supporting now startups. In fact, under the NQM we supported 8 startups and all the 4 hubs now have a rolling call for startups, and we should be able to support more startups in the coming months. We are also going to set up the teaching labs in 100 engineering colleges and institutions for teaching undergraduate minor programs. In fact, that call is also on. We received an overwhelming response, more than 500 proposals, close to 500 proposals, and I think we will be selecting about 100 of them. And also, we will be setting up a quantum algorithms technical group also. There also we have received about 400 proposals. We believe that in terms of capacity building, in terms of startup supports, and in terms of breakthrough research and technology development, we have a very good progress in the last 6-8 months, and I'm indeed delighted that all the researchers have really seized this opportunity which was created by the government for National Quantum Mission. Last year we also operationalized Anusandhan National Research Foundation. And more recently, in this July, the Union Cabinet has also approved the 1 lakh crore Research Development and Innovation Fund, which is a further boost for the private sector R&D and startups. So overall, I believe that in the Ministry of Science and Technology, under the leadership of our Honorable Minister Dr. Jitendra Singh, we have created an ecosystem for supporting the research from TRL level 1 to TRL 9 through various mechanisms, either they are through ANRF or through various mission mode programs, or in the upcoming RDI fund for supporting the startups, and that actually completes the value chain from the basic research and prototypes to an ultimate commercialization. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 24 नवंबर 2025 को एक प्ली पर सुनवाई करने का फैसला किया है, जिसमें अन्यायिक और बेजा कैद के लिए एक नेशनल फ्रेमवर्क बनाने की मांग की गई है। जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच ने यूनियन गवर्नमेंट को नोटिस जारी किया। पिटीशन में मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी रिलीफ जैसे काउंसलिंग, लाइवलीहुड असिस्टेंस और सोशल रीइंटीग्रेशन के लिए पैरामीटर्स बनाने की मांग की गई। पिटीशन में कहा गया कि आर्बिट्रेरी इम्प्रिजनमेंट स्टेट इन्फ्लिक्टेड इनजस्टिस है और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स का उल्लंघन करती है। ट्यूसडे को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स MEA ने चाइना के उस बयान का जवाब दिया जो शंघाई में अरुणाचल प्रदेश की एक महिला की डिटेंशन से संबंधित था। MEA स्पोक्सपर्सन रणधीर जायसवाल ने कहा कि बीजिंग की कार्रवाई इंटरनेशनल नॉर्म्स और भारत की सॉवरेनिटी का उल्लंघन करती है। उन्होंने कहा कि महिला वैलिड पासपोर्ट के साथ जापान जाने के लिए ट्रांजिट में थी जब उसे शंघाई एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। CAQM की एडवाइजरी के बाद दिल्ली की अधिकारियों ने सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को
स्टैगर्ड वर्किंग आवर्स लागू करने और आधे स्टाफ के लिए मैंडेटरी वर्क फ्रॉम होम अप्लाई करने के लिए कहा है। एनवायरमेंट डिपार्टमेंट के ऑर्डर में बताया गया कि वेहिकुलर एमिशंस पॉल्यूशन का बड़ा कारण है और GRAP स्टेज 3 के तहत ट्रांसपोर्ट और ऑफिस रिलेटेड एक्टिविटीज पर कठोर नियंत्रण जरूरी है। सेंट्रल असम के एक निवासी प्रसन्नता कुमार सैकिया ने यूनेस्को के अनुरोध किया है कि काजीरंगा नेशनल पार्क के कोर एरिया के पास प्रपोज्ड 35.45 किलोमीटर एलिवेटेड कॉरिडोर का इकोलॉजिकल प्रभाव का असेसमेंट करने के लिए एक मॉनिटरिंग टीम भेजी जाए। उन्होंने ये भी कहा कि भारत और असम की सरकार को तब तक कंस्ट्रक्शन आगे नहीं बढ़ाना चाहिए जब तक असेसमेंट पूरा नहीं हो जाता। என்னோட பாதி போட்டோல அன்பு இருக்கா ஃப்ரெண்ட் சீட்ல உட்கார்ந்து பக்கத்துல போறப்ப மணி வெறுத்து இப்ப என்ன பண்ணலாம் வீடியோ எடுத்துக்கிறாங்கல்ல பக்கத்துல போலாம் அவங்களுக்கு மட்டும் நீங்க வேற காமிக்கிட்டு நம்ம காமிச்சு அதுவே வந்து இந்த ஷர்ட் எல்லாம் திரும்ப பார்க்கலாம். গতি কৰিছে গড়টো আমি দেখা আছো ঘটি আহিব পাৰে सुप्रीम कोर्ट ने आज यूनियन गवर्नमेंट को सुझाव दिया कि वेस्ट बंगाल के कुछ रेजिडेंट्स जिनको बांग्लादेश डिपोर्ट किया गया था और जो अपने आप को भारतीय नागरिक बताते हैं उन्हें टेम्पररी मेजर के तौर पर वापस लाया जाए। कोर्ट ने कहा कि उन्हें अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ अपना मामला प्रस्तुत करने का मौका मिलना चाहिए। बेंच में CJI सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची शामिल थे। अफगानिस्तान के कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर अलहज नूरुद्दीन अजीजी ने इंडिया के साथ ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और डिप्लोमेसी को मजबूत करने की अपील की है। पाकिस्तान के साथ टेंशन्स बढ़ने के बाद अफगानिस्तान ने इंडिया को ओपन फॉर बिजनेस बताया है। अजीजी ने NDTV को कहा कि काबुल में इंडियन डिप्लोमेट्स के लिए पूरी सिक्योरिटी गारंटी दी जाएगी। ये सब के लिए हम इधर आए तो इसमें जो हमारे कमिटमेंट हुआ है मैं ये समझता हूँ कि ये सारे मसाइल इंशाल्लाह हल होगा। और जो ट्रेड के लिए हम एक कनेक्टिविटी देखते हैं कि एयर कॉरिडोर होगा, शिपिंग कॉरिडोर होगा या फिर लैंड कॉरिडोर होगा, तो उसके तहत ऐसा सुनने में आया है कि इंडिया भी एक नई कार्गो कंपनी के साथ जो है कार्गो ये बनाएगा, एयर रूट बनाएगा, फ्लाइट्स जो हैं और ज्यादा होंगी। इसके बारे में आप तफसील से अगर थोड़ा सा बता पाएं। और जो चाबहार पोर्ट है क्या उसके थ्रू भी ट्रेड होगा या कोई दूसरा पोर्ट बंदर अब्बास या कहीं पे आप जाएंगे? अच्छा, इसके बारे में मैं आपको ये बता दूं कि हमारे अफगानिस्तान का जो एयरलाइंस है, जो आरियाना है और
दूसरा जो हमारे प्राइवेट कंपनी है, दोनों के लिए अभी हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान में और इंडिया में जो एक्सपेंसेस था, जो इसमें अखराजात था, तो इसको रिड्यूस करके कम करके इसको सब्सिडाइज करें ताकि मौक़िन के लिए इंशाल्लाह ये हमारे एयर कॉरिडोर ज़्यादातर फ़ाल होगा और फंक्शनल होगा। अच्छा, इसमें मैं आपको ये बता दूं, अगर कोई और कंपनी इन्हीं के तहत में आएगा और एक्टिविटी करेगा, यानी फ़ालियत करेगा, काम करेगा और इसमें परवाज करेगा अफगानिस्तान के लिए और अफगानिस्तान से इधर आएगा, तो इन्हीं के लिए इजाज़त है। और हमें जो लास्ट टाइम जो हमने जो इक़्तिसादी कमीशन है, इकनॉमिक कमीशन है अफगानिस्तान में, उसमें मजलिस रखा, सिर्फ इसीलिए रखा कि इसको ज़्यादातर रक़ाबती यानी कंपटीटर करें, इसको अखराजात को कम करें दोनों तरफ से, हम अफगानिस्तान की तरफ से और हम इंडिया की तरफ से कम होगा, ताकि जो अफगानिस्तान के यहाँ हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए इस तरह दिक्कत न हो कि इसका कीमत ज़्यादा हो गया, बड़ा इसमें स्कोप नहीं है, इसमें सारी फैसिलिटी नहीं है। और जो इंडिया के एक्सपोर्ट हो रहा है, मसलन मेडिसिन के बख्श में जो और कीमती सामान है, यहाँ से जब एक्सपोर्ट करें तो इनके लिए भी आसानी होगी। और बाकी रहा जो दूसरा कॉरिडोर है, जो ज़मीनी कॉरिडोर है, अगर वो थ्रू सी पे होगा या इसको इस तरह नहीं है कि हम किसी एक रास्ते को टारगेट करेंगे, जो कोई रास्ता मुनासिब होगा, इजी होगा, आसान होगा, कीमत कम होगा, तो उसको हम हदफ करेंगे और टारगेट करेंगे। अगर कोई बीच में पॉलिटिकल मसाइल बीच में आते तो मैं ये समझता हूँ कि ये मौक़ती है और ये फॉरएवर नहीं है, इंशाअल्लाह हम ये समझते। और बाकी रास्ते अल्हम्दुलिल्लाह जो सेंट्रल एशिया है, जो ईरान है, ये सब रास्ते हमारे लिए खुले है और अभी एक्सपोर्ट हो रहा है और मजीद इसको हम ज़्यादातर चाहते हैं कि इसमें डिस्काउंट हो, मुख्तलिफ बख्शों में डिस्काउंट हो और लोगों के लिए, ताकि मौक़े फराहम को ये अच्छी तरीके से तिजारत करें। दूसरा जो मसला अभी हमने पिछले 1 महीने में देखा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो ट्रेड है वो बंद हुआ और जो बॉर्डर है वो भी बंद कर दिया गया। उसके बाद अफगानिस्तान के जो मंत्री हैं वो सामने आए, इकोनॉमिक कमीशन भी सामने आया और बोला कि हम ट्रेड नहीं करेंगे, पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा इस पर। खासकर जो मेडिसिन हैं वो पाकिस्तान से बहुत आता था, उसको बंद कर दिया गया। तो क्या भारत की ओर भी आप रुख करेंगे ये मेडिसिन को लेकर? अच्छा, इस तरह है कि हम तो आपको पता है कि हमारे आज़ाद मार्केट है, आज़ाद बाज़ार है, यानी हम ये नहीं चाहते कि सिर्फ इंडिया के साथ ट्रेड करें। हो सकता है दुबई से होगा, किसी और मुल्क से होगा, लेकिन हम प्रायोरिटी उस मुल्क को देते हैं कि वो टेक्नोलॉजी अच्छा हो, उसमें काम अच्छा हो, कीमत सस्ता हो और हमारे लिए पहुँचाना वगैरह जो है ये ईजी और आसान हो। और ये जो रास्ता बंद करने वाला A massive opening for India's resource security. Afghanistan has offered several long idle mining sites, explored decades ago but never activated, to Indian companies for renewed exploration and operational revival. A Pentagon study earlier confirmed that Afghanistan holds nearly $1 trillion worth of untapped minerals spread across more than 1,400 fields containing gold, copper, iron ore, coal, barite, natural gas and more. Kabul's readiness to partner with India marks a major diplomatic win, potentially unlocking one of the world's largest undeveloped mineral treasures for Bharat. कर्नाटका के उडुपी पुलिस ने 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है जो भारत के नेवल शिप से जुड़ी गुप्त जानकारी पाकिस्तान को लीक कर रहे थे। दोनों आरोपी उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के रहने वाले बताए गए हैं और ये जानकारी कोचिन शिपयार्ड मलपे उडुपी यूनिट से जुड़ी थी। ನಮಗೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವರ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಂಶಯಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಉಡುಪಿ ಕೊಚ್ಚಿನ್ ಶಿಪ್ಯಾರ್ಡ್ ಹಾಗೂ ಮುಂಚೆ ಅವರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರುವುದು ಮುಂಚೆ ಕೊಚ್ಚಿನ್ ಶಿಪ್ಯಾರ್ಡ್ ಆಗಿ ಕೊಚ್ಚಿಯಲ್ಲೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 2 ಕಡೆಯಿಂದಾಗಲೂ ಇಂಡಿಯನ್ ನೇವಿಗೂ ಶಿಪ್ಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ರಿಪೇರಿ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ 2 ಶಿಪ್ಯಾರ್ಡ್ ಅದರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ದುಡ್ಡು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅನುಮಾನ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ
ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೆ PSI ಹಾಗೂ ASP ಹರ್ಷ ಪ್ರೇಮದ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಂಡ ಈ ಕೇಸನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತನಿಖೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಒಫಿಷಿಯಲ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುದು ನೇವಿ ಶಿಪ್ ಹಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಮತ್ತೆ ಇತರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅದರದ್ದು ರಿಪೇರ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಈ ತರ ವಿಚಾರಗಳು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮತ್ತೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮುಖಾಂತರ ಕೆಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಬರೀ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ದುಡ್ಡು ಸಹ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಇತರ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಇನ್ ಆಲ್ ಲೈಕ್ಲಿಹುಡ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. What is the age of this accused? ರೋಹಿತ್ 29 ವಯಸ್ಸು, ಸಂತ್ರಿತ್ 37 years. ಅವರು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಚುಯಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಈ ಕೊಚ್ಚಿನ್ ಶಿಪ್ ಯಾರ್ಡ್ ಸುಷ್ಮಾ ಮರೀನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಪನಿಗೆ सब कॉन्ट्रैक्टिंग वर्क ಮಾಡ್ತಿರೋದು. अपने भारत दौर के दौरान अफगानिस्तान के कॉमर्स मिनिस्टर अलहज नूरुद्दीन अजीजी ने इंडियन कंपनीज को माइनिंग, सीमेंट, एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, IT, एनर्जी और टेक्सटाइल जैसे सेक्टर में बड़े स्टार पर इन्वेस्टमेंट करने का निमंत्रण दिया। उन्होंने बताया कि 2011 में अफगानिस्तान पाकिस्तान ट्रेड $5 बिलियन था, जो अब डिप्लोमेटिक टेंशन्स के बाद $1 बिलियन के आसपास रह गया। और मुश्तरका जो इन्वेस्टमेंट है इंशाल्लाह बहुत सारे मसाइल जो इसमें शामिल है, अदविया शामिल है, इसमें पोल्ट्री शामिल है, इसमें शुगर शामिल है, चावल है, सीमेंट है। इन दोनों तरफ इंशाल्लाह इसमें डिसाइड हो गया कि अफ़गानिस्तान में या सरमाया गुजारी होगा या यहाँ से टेक्नोलॉजी जाएगा, हमारे प्राइवेट सेक्टर खुद उधर सरमाया गुजारी करेगा। हत्ता कि हमने बीच में डिसाइड किया कि हॉस्पिटल भी किसी अच्छा इंडिया का हॉस्पिटल ब्रांच अफ़गानिस्तान में खोलेंगे और हमारे प्राइवेट सेक्टर सरमाया गुजारी करेगा और टेक्नोलॉजी और टेक्नीशियन जो है ना ये इंडिया से जाएगा। और इंशाल्लाह फिर उम्मीद यही है कि दोबारा किसी जगह जाने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगा और एक अच्छा इदारा बनाना चाहते हैं अफ़गानिस्तान में। और इस वजह से हमारे प्राइवेट सेक्टर आमादा है। अगर कोई इंडिया की तरफ हमारे साथ हमारे प्राइवेट सेक्टर के साथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जॉइंट वेंचर करना चाहते हैं, ख़ुद वहाँ पर हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं तो इसमें कमल हम तैयार हैं हमारी तरफ से। आइए डालते हैं एक नजर कुछ और खबरों पर। So very good afternoon to all the members of the press fraternity. We had a very special cabinet meeting today. As you can see that we are here in Watts Lake. And this is the venue of the program that we had for the Japanese arena during the Cherry Blossom, which continued into the Lit Fest, which will continue into other aspects of our own culture and tradition, which will be showcased in the next couple of weeks, moving forward into Christmas. And therefore we thought that it's most appropriate to have a cabinet meeting right here in this venue to overall get a feel of the entire festival and at the same time allow the cabinet itself also to be part of this entire festivals and the programs that we're having. So it's a very special cabinet. It's also special because it was quite long, so we were almost here for 4 hours. Having said that, we had about 16 formal items. I'll just go through all of them. I will not go into details, but you can ask questions after that, very, very short questions. The first
formal item which we took up today was the proposal for adopting the standard operating procedures in matters of using of beacons, flashers, sirens, tinted glasses, etc. in official vehicles. So in a nutshell, what that means is who can use a siren and who cannot use a siren, and also who can have tinted glasses, who can have flashers. All of those aspects were discussed, and there is a strong feeling among the cabinet that there needs to be a mechanism that would control and limit the use of such kind of sirens, one we can hear right now, in the entire process. That was number one. Number two, that under the RDSS, which is the Revamped Distribution Sector Scheme, as you're aware that in the past there were different government schemes under which different households and villages were electrified. But all of this electrification and that happened was based on the certain list and census that was there, which was very old, 2011. And hence there was a need, and there were a lot of houses and villages which were not included. So as per the list, of course, the villages were covered, but then the new villages which came out, the new houses that came out, some of them were left out. And therefore, I had approached Government of India in the year 2022 that those villages and houses which were left out and were not part of that census at that point in time be included. And I'm happy to inform you that Government of India has agreed to it, and a sanction of close to about 500 crores has been made to include the list as per the list which was submitted at that point in time. The third was the purchase of land for exchange with defense land for the expansion of the Shillong airport. This aspect has also been taken up today, and we have given formal approval to go ahead for this because it is required for the expansion of the airport, Shillong airport, so that larger flights can land. And as you know, the tender is already under process. And therefore, we felt that whatever deeper consultation that needs to be done with local community and the local headmen, we have requested and designated Deputy Chief Minister in charge transportation to take the discussions further so that the smooth exchange of land and purchase of land can take place. But in principle, approval has been given by the cabinet to go ahead. Number 4 was the proposal for standardization of supervision and establishment charges for utility shifting works in road development projects implemented by NHIDCL. As you're aware that these utility shiftings have to be done all the time, but the charges which are to be charged by the agencies that do the shifting, sometimes the charges differ. Sometimes somebody's or some agencies charge much higher. Sometimes it's a bit too much. So therefore, we felt that it's a strong need to have a standard charge. So therefore, there was an amount that the percentage would be limited to 2.5% of the project would be the limit in terms of the charges that an agency can charge for utility shifting when the related to works of road development implemented by NHIDCL. Number 5 was again a purchase of land for development of tourism for a PPP project in Jongsha area. As you're aware that government has now maximized its land holdings, whether it's the Tura Orchid land, which has again been finalized for a PPP project, where a private hotel is going to set up and invest in a 5-star hotel, whether it's the lands we have in Sora, whether it's the lands that we had in Shillong, and so on and so forth. This I mean by government land, so mostly by MTTC.
So almost all the areas where we had land where we could upgrade into public partnership project where we could get large hotels, luxury hotels to come and invest. We have exhausted most of the land, and there are many important areas like the Laitlum, the Nongzrong, and this entire Sintung, and this whole belt of Jongsha. This area is, of course, a very popular tourist destination, and we strongly felt that there was a need to have a good resort and a 5-star hotel resort in that area, and hence there was a need for government to procure land, and this land has been purchased, and government has agreed, cabinet has agreed to go ahead. Proper procedures, of course, have been followed in every sense, where expression of interest were floated, people participated, a committee was set up, and based on that discussions, negotiations, and final proposal was put in front of the cabinet, which was approved today. अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।